अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। सो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो रिगार्ड है नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली में थी क्या? तो इसके लिए हिस्ट्री में किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक तो बैकग्राउंड बहुत इल्म होना चाहिए। आपके इल्म में क्या है कि इससे पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कोई नया इवेंट, कोई नई चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट की गई। ठीक है, सो डेट्स वे अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें, अगर इसके इंट्रोडक्शन में हम देखें तो 15 अगस्त 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट है ये एक्चुअली जो थी वो प्रपोज था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजिंग का। ठीक है, और इसमें तमाम जो हिंदुस्तान में उस वक़्त पार्टीज़ थी वो मिलकर इसको प्रिपेयर करती इस रिपोर्ट को। ठीक है, और अगर हम देखें नेहरू रिपोर्ट को पेश किसने किया तो वो मोतीलाल नेहरू थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे वो फादर थे किसके? जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के जो थे वो सेक्रेटरी थे और जो मोतीलाल नेहरू थे वो चेयरमैन थे। ठीक है, और उसको प्रेजेंट भी कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को पेश किया गया। तो इससे पहले जैसे कि बरतानिया वाले डिफरेंट तरह की रिफॉर्म्स जो है वो हिंदुस्तान के लिए लेकर आ रहे थे ताकि इन लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया जाए और इनको चलाया जाए। तो हम इससे पहले 1919 का एक्ट देखते हैं कि जो कि बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान के लोगों के लिए पेश किया गया। तो लोग उस एक्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि 1927 में जो है साइमन कमीशन जो है वो कायम किया जाता है बरतानिया की जानिब से, और 28 में उसको हिंदुस्तान के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, जब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आता है और वो 1919 के एक्ट को स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन देता है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं और वर्क भी कर रही हैं, वो मुफीद भी हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए। ठीक है, उससे जो पॉलिटिकल रिजेंटमेंट थी, इतना लोगों में गुस्सा, आग और ऐसी चीज़ें थी, ये ख़त्म हो रही हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि 1919 के एक्ट में जैसे ही मुसलमानों को ये सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मिल जाता है तो मुसलमानों का जो था वो ब्रिटिश के लिए जो वो पॉजिटिविटी थी वो आने लग गई। ठीक है, तो इसी तरह वो देख रहे थे कि कुछ चीज़ें थी यहाँ पे उस एक्ट में वो वर्क कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वर्क नहीं कर रही थी। तो साइमन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो मुस्लिम लीग के हैं, वो साइमन कमीशन को वेलकम नहीं करते। ठीक है, और उनका यही स्लोगन होता है कि साइमन गो बैक। ठीक है, कि साइमन आप जाएं यहाँ से, हम ना आपको मानते और ना आपकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है वो चला जाता है। देन हम देखते हैं कि उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया के, वो कौन होते हैं? लॉर्ड ब्रिकन हेड, जो उस वक्त सेक्रेटरी थे, वो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई बरतानिया वाले भी यही कह देते हैं, अब ये जो इंडियंस हैं ये फ्रेम खुद करेंगे, अपना आइन जो है उसको खुद फ्रेम करेंगे और हमें बताएंगे कि ये चीज़ें हम हिंदुस्तान के एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, सो इस पर्पज़ के लिए वो खुद इनको इन्हीं के हवाले कर देते हैं कि आप लोग अपना डिज़ाइन खुद करें, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की लिंग्विस्टिक और मुख्तलिफ़ तरह के एथनिसिटी के लोग थे, तो मुख्तलिफ़ तरह के रिलीजन के लोग थे स्पेशली। तो जो रिलीजन है वो वीक पॉइंट होता है किसी भी कम्युनिटी का, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी समझ से बाहर है, हम जिस तरह की रिफॉर्म्स लेकर आते हैं ये उस पर सेटिस्फाई नहीं होते। सो वाई नॉट के ये लोग खुद ही अपना जो आइन है उसको डिज़ाइन करें। ठीक है, सो ब्रिटिश जो है वो यही सजेस्ट कर देता है कि आप लोग अपना आइन खुद तैयार करो। ठीक है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी गैदरिंग होती है मुख्तलिफ़ तरह की पार्टीज़ की, और वो इस आइन को, इस रिपोर्ट को क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि 28 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट पेश की जाती है, लेकिन जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग की जानिब से थे, वो इसको इस रिपोर्ट के अगेंस्ट वोट देते हैं, हक में फेवर में नहीं देते। ठीक है, और इसके बिहाइंड बहुत सारी रीज़न थी, हम पहले उसके लिए स्टडी करेंगे नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस। ऐसी क्या रिकमेंडेशन थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और उनके स्पेशली ख़ास जो लीडर थे उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया कि भी ये रिपोर्ट हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हम इसको नहीं मानते। ठीक है, पहली जो रिकमेंडेशन थी इस रिपोर्ट में वो यही था कि हिंदुस्तान को डोमेनियन का स्टेटस दे दिया जाए, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों हाउस होने चाहिए। मौजूदा दौर में जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे नेशनल असम्बली भी और सेनेट भी, इसी तरह उनके यहाँ भी ये कहा गया कि ये दोनों
हाउसेस जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम नेशनल असम्बली में मतलब मौजूदा बात करें तो उनके यहाँ उस वक्त जो था ये कहा गया कि जो उनके सेनेट के मेंबर्स की तादाद होगी वो 200 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, जिनको 7 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। और मौजूदा दौर में जैसे मैंने कहा नेशनल असम्बली के मेंबर्स, तो उसकी तादाद तब उस वक्त ये कहा गया मुसलमानों की जानिब से कि 500 तादाद होनी चाहिए और इनकी जो टेन्योर भी है वो भी आलमोस्ट 5 ईयर्स होगा, ठीक है। और ये कहा गया कि हर तरह के जो डिसीजन है वो डेफिनेटली जो गवर्नर जनरल है वही लेंगे, लेकिन वो जवाबदेह हैं, ठीक है। कानून साज जो असम्बली होगी उनके आगे ये उनके सामने जो है ये जवाबदेह होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि लोग इनसे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते और काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, मुसलमानों की जानिब से ये नेहरू रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन थी कि भाई कोई सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सीन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी तरह का जो जुदागाना इंतखाब है उसका हक़ नहीं होना चाहिए, तो जो जॉइंट इलेक्शन है वो होने चाहिए, ठीक है। तो मखलूत जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। तो मुसलमान जानते थे कि हम उस वक्त जो मेजॉरिटी में तो नहीं ना हिंदुस्तान में, हम मिनॉरिटीज़ मज़ीद मिनॉरिटीज़ में चले जाएंगे और हमारे राइट्स जो हैं उनको नहीं देखा जाएगा, इसलिए मुसलमान जो है इस रिपोर्ट को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस अगर रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की बात करें नेक्स्ट वन, तो वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम देख लेंगे मौजूदा पाकिस्तान में भी जो है यही है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, मगर कुछ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो सूबों के पास नहीं होनी चाहिए मगर मरकज़ के पास होनी चाहिए, ठीक है। और नो रिज़र्व सीट्स जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। बंगाल और जो पंजाब है, ना बंगालियों के लिए होना चाहिए ना पंजाबियों के लिए किसी तरह की रिज़र्व सीट्स नहीं होगी। तो अगर रिज़र्व सीट नहीं होगी तो फिर मुसलमान जो है उनके पास इतनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी। तो उन्हें ये था कि अगर हम कानून साजी में हमारा मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो हमारे हक़ की भी बात कैसे होगी। डेट्स वाई इसको मुसलमान जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ये रिकमेंडेशन थी कि जो जुडिशरी होगी, जो अदलिया होगी, अदालतें जो होगी वो एग्जेक्टिव से जो है वो हमेशा ही सेपरेट होंगी, ठीक है। अगर सेपरेट होगी इंडिपेंडेंट हो के दोनों एक दूसरे से काम कर सकेंगे, ठीक है। और रिकमेंडेशन अगर नेहरू रिपोर्ट की लास्ट वन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जो सिंध है, सिंध कैन बी सेपरेटेड इफ़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सिंध को तब अलग किया जाएगा अगर वो फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज़ उसको सेपरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुसलमानों के रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने इसी वजह से जो है नेहरू प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। और इसी एवज़ में हम देखते हैं कि वेरी नेक्स्ट ईयर जो है 1929 में है, जिन्ना जो है अपने 14 पॉइंट्स जो है वो पेश करते हैं और उसमें सारी वो डिमांड्स थी कि आप इस रिपोर्ट में इस जो आपने फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम या ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें ये हमारे 14 पॉइंट्स जो हैं, हमारी 14 डिमांड्स हैं, इनको ऐड कर लें, देन हम इस फेवर में है कि हम इन रिपोर्ट को मानते हैं, अदरवाइज़ हमारी तरफ से ये रिजेक्शन ही है, ठीक है। पहली तो ये बात थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट होना चाहिए, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट में 1916 में हिंदू जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इस बात पे एग्री कर गई थी कि मुसलमानों को ये अलग वोट का हक़ होना चाहिए, इनको देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में अब इसी रिपोर्ट में हिंदू लीडर्स जो है वो रिजेक्ट कर रहे, इस चीज़ को मान ही नहीं रहे कि इनको ये राइट देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मुसलमानों की ये डिमांड ये थी कि जो रेजिडरी पावर्स हैं वो आप जो हैं वो सूबों से लेकर उनसे खींच कर वो सेंटर में आप भेज रहे हैं, तो अगर वो सूबों के पास नहीं होगी तो मुसलमान जो है सूबों में तो मेजॉरिटी में हैं लेकिन सेंटर में मेजॉरिटी में नहीं है। अगर ये वाली पावर्स भी आप सेंटर को दे देंगे तो इसी तरह हम तो बहुत ज़्यादा पहले ही अक़लियत में हैं, तो हम मज़ीद जो हैं वो अक़लियत में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो मुसलमान थे उनका रिएक्शन ये था कि ये जो कमेटी है इन्होंने नैरो माइंडेड पॉलिसी को गेन की है, उसको अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली लिहाज से जो है वो वीक किया जाए, ठीक है। डेट्स वाई वो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आउटकम की अगर हम बात करें तो आउटकम में जो बंगाल में स्पेशली मुस्लिम जितनी भी पॉलिटिकल सर्कल था वो बहुत गुस्सा होते हैं इस रिपोर्ट पे कि भाई हम इसको मानते ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, उनको इस बात का मुसलमानों को गुस्सा भी था और रिजेक्शन की वजह ये भी थी कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट है वो भी आप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। मुसलमान यही चाहते थे कि जो जिस तरह हमें सूबों में जो है अक्सरियत मिलती है, नुमाइंदगी में हमें ज़्यादा तादाद में हमारी अक्सरियत और शमूलियत है, इसी तरह सेंटर में भी हमारी शमूलियत होनी चाहिए और वो इसी तरह पॉसिबल है। एक तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया जाए और दूसरा ये पॉसिबल है कि जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सूबों को दे दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।